Good morning, children. I am Kiran, PhD Commerce from KV Kanpur, Kent. And today in this video, we will discuss about organizing. After studying this topic, you will be able to understand the meaning of organizing and step of organizing process. The next function which comes after planning is organizing. There are total 5 functions of management which we have learned in chapter number 1. The function of management are planning, organizing, staffing, directing and controlling. So after planning the next step comes is organizing. हम plan करने के बाद में चीज़ों को organize करना शुरू करते हैं. This is the meaning of organizing. That means चीज़ों को arrange करना. टू अकम्पलिश आर ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, अपने काम को अकम्पलिश करने के लिए, टास्क उन गोल्स को अचीव करने के लिए जब हम रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं तो हम उसे बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग. सो अरेंज एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म. दिस इज अरेंज एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग. अब हम इसे करते क्यों हैं? बिकॉज it help in achieving the goals most effectively and efficiently. It help in the effective utilization of resources. So as per Henry Fayol, he says that to organize a business is to provide it with everything. That means किसी भी business को अगर हमें organize करना है तो हमें उसे सब कुछ provide करना पड़ता है. अब क्या प्रोवाइड करना है हमें बिजनेस को? यूज़फुल फॉर इट फंक्शन. वो सारी चीज़ें जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजिंग. अब हमें पता होना चाहिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है. जैसे अगर हमें किसी व्हीकल को स्टार्ट करना है, उसे रन करना है, तो उसके लिए फ्यूल इम्पॉर्टेंट है. ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ती है, विच आर रॉ मटीरियल्स, मशीनरी एंड टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल्स. दैट मीन्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस को रन करने के लिए वहाँ पर हमें ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल मतलब फंड, मशीन एंड टूल्स और रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है. अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं तो हम अपने टास्क को अकम्प्लिश नहीं कर पाएंगे. सो आई हैव bifurcated this definition in 3 parts so that you can easily remember it or learn it. Although while writing this you have to write it in a complete statement. So as per the Henry Fayol, to organize a business is to provide it with everything useful for its functioning. इसके functioning, किसी भी business की functioning के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है उसको provide करना is known as organizing. And these things are raw material, machines, tools, capital and personals. We have one more example. We have one more definition for this. Like in a simple word, organizing is a process of defining and grouping the activities. ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना. जितनी भी एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी पड़ेगी अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग टारगेट को अचीव करने के लिए, उन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना, उनको ग्रुप करना, उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना और अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट करना अमंग्स देम इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजिंग. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. बेसिकली अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए एज पर प्लान्स, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हमें जिन भी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसको अरेंज करना ऑर्डरली फॉर्म में इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजिंग, सो दैट वी कैन यूज़ दीज resources in the most appropriate and effective manner. So let's move to the step of the organizing process. There are total 4 steps for the organizing process. These are identification and division of work, departmentalization, assignment of duties and establishing reporting relationship. Let's discuss these process one by one. The first one is identification and division of work. अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी
एक्टिविटीज़ जो हमें अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए परफॉर्म करनी पड़ेगी उसको आइडेंटिफाई करना एज पर द प्लान्स। ओब्वियसली जब हमने प्लान्स बनाए हैं तो उस प्लान के अकॉर्डिंग हमें जो जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करना। सो आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क एज पर द प्लान। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किन किन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी एज पर द प्लान। डिवाइडिंग वर्क इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क। उसके बाद जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें क्या क्या काम करना है तो हम उसको स्मॉल टास्क में और मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ आपकी क्लास को असेंबली कंडक्ट करने के लिए आपकी ड्यूटीज़ आई है। तो जब आपकी क्लास की ड्यूटी आई है तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपको क्या क्या काम करना है। दैट मीन्स कि असेंबली कंडक्ट कराने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी है। उसके बाद हम उसको डिवाइड करते हैं सब मैनेजेबल टास्क, छोटे छोटे टास्क में हम उसको डिवाइड करते हैं। जैसे हमें प्रेयर करवानी है, हमें एक थॉट चाहिए, हमें बुक रिव्यूज़ चाहिए, किसी का बर्थडे है तो उसकी अनाउंसमेंट है, अदर अनाउंसमेंट है, थॉट है। तो देयर आर वेरियस एक्टिविटीज़ विच यू हैव टू परफॉर्म। आपने उन एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया और उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आप उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे। तो जब हम उन एक्टिविटीज़ को मैनेजेबल टास्क में डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिवीज़न ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज इट इंश्योर नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। अब हमने वर्क को आइडेंटिफाई और डिवाइड क्यों किया, ताकि रिपीटेशन या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो। जैसे अगर आपने सिर्फ ये बोल दिया कि हाँ कल मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट करनी है 12th कॉमर्स को, पर आपने कुछ भी प्लान नहीं किया, चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं किया, तो वहाँ पर क्या होगा, जब आप असेंबली ग्राउंड में खड़े होंगे तो ऐसा हो सकता है कि एक ही चीज़ को 2 या 3 बच्चे वो प्रिपेयर करके लेकर आ गए। अब उस सिचुएशन में डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है वो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ को रोकता है। हम बेसिकली वर्क को डिवाइड इसलिए करते हैं, स्मॉल टास्क में हम वर्क को इसलिए ही डिवाइड कर रहे हैं ताकि एक ही जैसा टास्क 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के पास में ना आए। नो बर्डन ऑफ द वर्क ऑन वन पर्सन। जब हम वर्क को डिवाइड कर देते हैं तो उसकी वजह से किसी एक सिंगल पर्सन के ऊपर ही सारा वर्कलोड नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जो मॉर्निंग असेंबली है वो सिर्फ एक ही बच्चा करवाएगा, बल्कि वहाँ पर ग्रुप एफर्ट की ज़रूरत है। हर किसी स्टूडेंट को एक अलग अलग टास्क असाइन होता है। द नेक्स्ट पार्ट इज द नेक्स्ट स्टेप इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है सिमिलर टास्क आर ग्रुप्ड इनटू डिपार्टमेंट। दैट मीन्स एक जैसी एक्टिविटीज़ को एक ग्रुप में रखना इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे आप डिपार्टमेंटल स्टोर में गए होंगे, हमने ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। तो जब आप डिपार्टमेंटल स्टोर जाते हैं तो आपको पता है कि हर एक तरीके की चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे ग्रॉसरी डिपार्टमेंट अलग है, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट अलग है, क्लोथ्स डिपार्टमेंट अलग है, उसमें भी वुमेन सेशन अलग होता है, मेन सेशन अलग होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक जैसी सिमिलर चीज़ें जो हैं वो आपको एक जगह पर मिलती है। ऐसे ही जब हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं तो डिपार्टमेंटलाइजेशन के केस में भी हम क्या करते हैं, सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को हम एक डिपार्टमेंट में डालते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट बना लेते हैं और हर तरीके के डिपार्टमेंट में सेम नेचर की एक्टिविटीज़ को हम अलॉट करते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया डिपार्टमेंटल स्टोर, मेन सेशन, मेन से रिलेटेड जितने भी क्लोथ्स होंगे वहाँ पे आपको सारी उन चीज़ें मिल जाएगी। वुमेन क्लोथ्स डिपार्टमेंट में वुमेन से रिलेटेड जितने भी क्लोथ्स होंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी सामान होंगे वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो एक जैसे नेचर की चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करना इज़ नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। अगर हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं किया तो अगेन डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ हो सकता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो सकता है। कोई भी पर्सन सेम एफर्ट डालेंगे 2 पर्सन और हमारी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 लोग एक ही काम कर रहे हैं, रिजल्ट हमें एक ही मिलना है। अब 2 लोग काम कर रहे हैं तो उससे टाइम भी वेस्ट हो रहा है, कॉस्ट भी वेस्ट हो रही है। सो डिपार्टमेंटलाइजेशन इट फैसिलिटेट स्पेशलाइजेशन। एक ही तरीके का टास्क एक ही पर्सन जब बार बार रिपीट करता है तो उसमें स्पेशलाइजेशन क्रिएट होता है।
हमने फर्स्ट पार्ट में चीज़ों को स्मॉल यूनिट्स में, स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल जॉब्स में बाइफरगेट किया। जब हम किसी भी टास्क को स्मॉल जॉब में डिवाइड करते हैं और एक पर्सन उसी जॉब को बार बार परफॉर्म कर रहा है तो उसकी वजह से स्पेशलाइजेशन क्रिएट होता है। बेसिकली हमारे डिपार्टमेंटलाइजेशन में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो दो तरीके से होता है, मतलब और भी तरीके से होता है। इन चैप्टर में हमें दो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, एक है फंक्शनल एंड दूसरा है आपका डिविजनल। जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के बेसिस पर डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, एचआर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। तो जब हम फंक्शन के बेसिस पे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं, उसके बेसिस पे जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। और डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब हम प्रोडक्ट बेसिस पे, सपोज करो एक कंपनी जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रही है अलग अलग तरीके के, तो जब हम प्रोडक्ट के बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। जैसे क्लोथ डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट्स, आपका ग्रॉसरी डिपार्टमेंट। अब इसमें क्या है कि अलग अलग प्रोडक्ट से रिलेट कर रहा है वो, तो जब हम प्रोडक्ट के बेसिस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो आफ्टर डिपार्टमेंटलाइजेशन द नेक्स्ट स्टेप इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, उसको हमने बाइफरगेट भी कर दिया। दैट मीन्स सिमिलर नेचर के जो जॉब है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में, जो सिमिलर नेचर की जॉब है उसको सेम डिपार्टमेंट में कर दिया और हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना लिया ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट स्टेप आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब ये असाइन करना कि उन ड्यूटीज़ को, उन टास्क को परफॉर्म करेगा कौन। सो ईच इंडिविजुअल वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट इज असाइन अ ड्यूटी। हर एक इंडिविजुअल जो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसको हम ड्यूटीज़ जो है वो असाइन करते हैं। ड्यूटीज़ मस्ट बी मैचिंग टू हिज और हर स्किल एंड द क्वालिफिकेशन। जैसे अगर मैंने किसी पर्सन को कोई ड्यूटी असाइन की है, बीइंग अ मैनेजर, अगर मैंने कोई ड्यूटी असाइन की है तो मैं उस पर्सन, उस एम्प्लॉय के स्किल्स और उनकी क्वालिफिकेशन, उसकी कॉम्पिटेंसीज़ को चेक कर कर उसके अकॉर्डिंग उसको काम दूंगी। क्योंकि मुझे पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, अगर हम उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको काम नहीं देंगे तो वो उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो एज पर द स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जो हम ड्यूटीज़ हैं, हम जो वर्क है उसको असाइन करते हैं। एंड इट लीड्स टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अगर हम उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग हम किसी भी पर्सन को कोई जॉब देंगे या टास्क देंगे तो वो उसको इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएगा। सो आफ्टर द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टैब्लिश अ रिपोर्टिंग रिलेशन। दैट मीन्स कि हमें अथॉरिटीज़ को असाइन करना पड़ता है उसके पास में, जो क्रिएट करता है किसी भी मैनेजमेंट में हायरार्की। जो हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट, उस जो चेन ऑफ कमांड है उसको क्रिएट करता है हमारा ये अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को क्रिएट करना। मैंने अगर किसी पर्सन को कोई काम दिया है तो उन इंडिविजुअल्स को हम कुछ अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी टास्क या उसके जॉब से मैच करती हुई कुछ अथॉरिटीज़ जो हैं उसको भी असाइन करते हैं। इट क्रिएट्स अ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट रिलेशन, जो कि एक सुपीरियर और सबॉर्डिनेट रिलेशन को क्रिएट करता है। ओब्वियसली जो टॉप लेवल मैनेजर होगा, वो टॉप लेवल मैनेजर जो है उसके पास में सबसे ज़्यादा पावर होगी, सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होगी। जो मिडिल है उसके पास थोड़ी सी कम होगी, और जो लोअर लेवल मैनेजर है इन सभी के कंपैरिजन में उसके पास में सबसे ज़्यादा कम अथॉरिटी होती है। तो इसने क्या, जिसके पास ज़्यादा अथॉरिटी है वो सुपीरियर, जिसके पास उससे कम अथॉरिटी है वो उससे जूनियर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारी अथॉरिटी है वो अथॉरिटी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशन को क्रिएट करते हैं, एंड इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, और जिसकी वजह से हमारी मैनेजमेंट हायरार्की बनती है। मैनेजमेंट हायरार्की इज चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड मीन्स कौन किससे ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन लेगा और किसको जाकर उसे रिपोर्ट करना है।
सो द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन फॉलो दिस हिरार्की, और इस हिरार्की को प्रिंसिपल ऑफ जो स्केलर चेन है उससे हमें फॉलो करना पड़ता है। दैट मीन्स ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन कौन किससे लेगा और कैसे कम्युनिकेट करेगा। एवरी वन नोज हु विल रिपोर्ट टू होम, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सीनियर कौन है, मुझे किससे ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन लेने हैं, तो मुझे पता होगा यहाँ पर हर किसी एम्प्लॉय को यहाँ पर ये क्लियर होता है कि उसको किससे ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन लेने हैं, किसको वो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन दे सकता है, और अल्टीमेटली जो भी टास्क है उसकी इन्फॉर्मेशन या रिपोर्ट उसे किसे जाकर देनी है। दैट मीन्स वो किसके अंडर आंसरेबल है। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ड्रॉन आउट एंड अंडरस्टूड बाय द एम्प्लॉय। तो हम फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप में, कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट मीन्स हायर लेवल, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, फंक्शनल स्ट्रक्चर है या डिविजनल स्ट्रक्चर है, कितने डिपार्टमेंट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कौन किस काम को परफॉर्म करेगा, ये सब कुछ हम ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग में इन सब चीज़ों को हम सेट करते हैं, और एम्प्लॉय जो है वो अंडरस्टूड कर पाता है इसमें कि उसे एग्जैक्टली क्या काम परफॉर्म करना है। इफ़ वी फेल टू डू दिस, अगर हम ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस को प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, इफ़ वी स्टैब्लिश टू क्रिएट दिस हिरार्की, अगर हम ये हिरार्की को क्रिएट नहीं कर पाए हैं तो अल्टीमेटली ओवरलैपिंग ऑफ एफर्ट्स होगा और आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट रहेगा। किसी को पता ही नहीं है कि ऑर्डर किससे लेना है, उसे किससे रिपोर्ट करना है जाकर, तो जो लोग हैं वो क्या, जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या हो जाते हैं, वो बेफिक्र हो जाते हैं कि हमें जब किसी को से ऑर्डर ही नहीं मिलना है